सुख दुख रहते दोनों जिसमें, जीवन है वो गांव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहां सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के पांव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। धूप छाँव के इस जीवन को गीत संगीत से सुहाना बनाने के लिए एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आपके सामने प्रस्तुत हूं, आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू द शो। शुरू करते हैं। तराने हैं और हैं अफसाने। आज के शो में मैं आपको बताऊंगा अभिनेत्री राखी से जुड़ा वो किस्सा जब उन्हें उनकी पहली हिंदी फिल्म में ही डायरेक्टर ने जड़ दिया एक जोरदार थप्पड़। क्यों किया था डायरेक्टर ने ऐसा, ये कहानी आज के शो में ही। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रविंद्र जैन के गुरु उन्हें किस तरह माचिस की तीलियों और चने की दाल से संगीत का रियाज कराया करते थे। इसके अलावा कब मदन मोहन बन गए लता मंगेशकर के मदन भैया, ये कहानी लता मंगेशकर की जुबानी। किस्से तो चलते रहेंगे, लेकिन पहले सुनाता हूं वो गीत जो घर से आपके ऑफिस के सफर को सुहाना बना दे, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका मन लगा दे, दिल बहला दे, मनोरंजन करते। तो शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ आज की महफिल की। आज के सुहाने सफर की इब्तिदा करेंगे एक अभिनेत्री के किस्से से। किस्सा यह है कि जब ये अभिनेत्री अपनी पहली हिंदी फिल्म कर रही थी तो उनके डायरेक्टर ने फिल्म के सेट पर ही उन्हें तमाचा जड़ दिया था, और अपनी पहली फिल्म में तमाचा खाने वाली ये महान अभिनेत्री राखी हैं। बात 1968 की है, जब राखी जी को उनकी बांग्ला फिल्म बंधु बरन में देखने के बाद राजश्री प्रोडक्शन की हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु के लिए साइन किया गया। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे ग्रेट डायरेक्टर सत्यन बोस। इस फिल्म को करते समय राखी की उम्र तकरीबन 20 साल की रही होगी। फिल्म्स का, एक्टिंग का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। अब एक ऐसा सीन करना पड़ गया जहां उन्हें बहुत इमोशनल, शैटर्ड, दुखी दिखना था। चेहरे पर वही मायूसी के, दर्द के, पीड़ा के एक्सप्रेशन लाने थे जो राखी से ठीक से हो नहीं पा रहा था। लिहाजा बार बार टेक्स हो रहे थे, टेक पे टेक, टेक पे टेक, टेक पे टेक। डायरेक्टर सत्यन बोस ने राखी को बहुत समझाने की कोशिश की। बहुत तरह से एक डायरेक्टर इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है एक्टर को, लेकिन बात बन नहीं रही थी। वो जो एक्सप्रेशन डायरेक्टर को चाहिए थे सत्यनदा को, वो नहीं मिल पा रहे थे। डायरेक्टर भी थोड़े से परेशान हो गए। इस फिल्म की शूटिंग एक ऑफिस में हो रही थी और कुछ घंटों के लिए शूटिंग की परमिशन उस ऑफिस में मिली थी। ये अलग से एक और टेंशन थी, और राखी से सही टेक ना मिल पाने के कारण पूरा दिन वेस्ट हो सकता था। वो एक बार फिर राखी के पास गए, उन्हें समझाने लगे, और समझाते समझाते, बातचीत करते करते, एक्सप्लेन करते करते अचानक सत्यनदा को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने राखी के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। अचानक पड़े इस चांटे से पूरी यूनिट जिसने सुना सकते में आ गई। राखी का चेहरा उतर गया, आंखें छलछला गईं, रोने लगी। इससे पहले कि वो अपने आप को संभालती, सत्यन बोस ने कहा कि चलो अब टेक करो। फटाफट कैमरा रोल किया गया, और अचानक पड़े उस थप्पड़ से शॉक्ड राखी ने वो सीन कर दिया। और कमाल की बात है, सीन ओके हो गया, क्योंकि जो काम राखी की एक्टिंग नहीं कर पा रही थी वो काम सत्यनदा के थप्पड़ ने कर दिया। इस सीन के खत्म होने के बाद दादा सत्यन बोस ने राखी से माफी मांगी और कहा, मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ना तो सीन में डिजायर्ड इफेक्ट आता और हो सकता हमारा एक दिन वेस्ट हो जाता। तो इस तरह का माहौल था, जमाना अलग था। राखी जी ने भी इस चीज को बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत ही गरिमा के साथ लिया। इस चीज को कोई शिकायत नहीं की, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि दादा आप बड़े हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये एक बड़े और छोटे का जो लिहाज था, जो इन दिनों थोड़ा कम दिखता है। संस्कार अलग थे। आज तो कोई किसी को हाथ लगाना तो दूर, जरा सा कुछ कह दे तो सेट से लेकर अखबारों और अखबारों से लेकर बात अदालत तक पहुंच जाती है। सुहाना सफर के इस पड़ाव पर बात करेंगे राज कपूर की। गुजरे हुए वक्त में मैं आपको बता चुका हूं कि जब राज कपूर फिल्मों में आना चाहते थे तो उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने
उन्हें बॉम्बे टॉकीज में एक मजदूर के रूप में काम दिलवा दिया ताकि वो अपनी शुरुआत जीरो से कर सकें। नो इन्फ्लुएंस, नो जैक, सिर्फ अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर। राज कपूर भी अपने पिता की बात मानकर बॉम्बे टॉकीज में मजदूर के रूप में काम करने लगे। वो लाइट्स भी उठाते थे, सेट की सफाई भी करते थे, सेट को पेंट भी करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। इतने बड़े स्टार का बेटा होने के बावजूद वो खाना भी दूसरे लेबर्स के साथ ही खाया करते थे। जिस वक्त राज कपूर बॉम्बे टॉकीज में एज एन अप्रेंटिस काम कर रहे थे, उन्हीं दिनों बॉम्बे टॉकीज एक फिल्म बना रहा था जिसका नाम था ज्वार भाटा। ये दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी। दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों दोस्त थे। राज कपूर और दिलीप कुमार दोनों का परिवार पेशावर का रहने वाला था और इसीलिए दोनों फैमिलीज में गहरी झंती थी। दोनों के पिता भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अब राज कपूर को कभी कभी लगता था कि मेरा दोस्त जिस फिल्म का हीरो है उस फिल्म के सेट पर मैं कीले ठोकता हूं, मैं मजदूर हूं, सफाई करता हूं, लाइट्स उठाता हूं। यह बात धीरे धीरे राज कपूर को बहुत परेशान करने लगी। मन में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन सा तारी होने लगा कि एक नॉन फिल्मी परिवार का बेटा तो हीरो बन गया और एक स्टार का बेटा होने के बावजूद मैं सेट पर हम्मालगिरी कर रहा हूं। मन ही मन वो इस बात से इतने कुंठित हो गए, उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक रोज वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने ज्वार भाटा फिल्म के सेट पर हाथ में पकड़ा हुआ हथौड़ा इतनी जोर से मारा कि सेट का कुछ हिस्सा वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। राज कपूर इस घटना का जिक्र करते हुए कहा करते थे कि एक सुपरस्टार के बेटे होने का फायदा उन्हें मजदूर बनने में तो नहीं मिला, मगर जब ये सेट गिरा तब जरूर मिल गया। वो बताते थे कि इस नुकसान के बावजूद बॉम्बे टॉकीज के डायरेक्टर्स ने, मालिकान ने उन्हें कुछ नहीं कहा और माफ कर दिया। वो कहते हैं उनकी जगह कोई और होता तो शायद बॉम्बे टॉकीज वाला उसका बुरा हाल कर देते। खैर, इस घटना के बाद उन्हें समझ में आया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ सीखने आए हैं, दूसरों को अपने साथ कंपेयर करने नहीं। और भाई हुआ भी यूं ही, जीरो से स्टार्ट करके राज कपूर कहां पहुंचे ये प्रूव करने की मुझे जरूरत नहीं है। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि कैसे मदन मोहन एक झटके में, एक पल में, एक घटना के बाद बन गए मदन भैया लता मंगेशकर के लिए। ये स्वयं लता जी ने किस्सा बताया है। हुआ यूं, एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। हम सब जानते हैं मदन मोहन का समर्पण, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डिवोशन अपने काम के लिए। स्टूडियो में सारे म्यूजिशियंस रिहर्सल में जुटे हुए थे। लता जी सिंगर के चेंबर में गाना प्रैक्टिस कर रही थी और इधर संयोग से हो ये रहा था कि एक म्यूजिशियन, एक वाद्य यंत्र बजाने वाला एक म्यूजिशियन अपने तारों को ठीक से ट्यून नहीं कर पा रहा था। मदन मोहन ने 3-4 बार उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि थोड़ा सा तैतरा है, थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लो। ये साज को फाइन ट्यून करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मदन मोहन जी के बार बार कहने के बावजूद वो म्यूजिशियन डिजायर्ड जो ट्यूनिंग चाहिए थी वो दे नहीं पा रहा था और उसी तरह से बजाया जा रहा था। ये बहुत ही अलर्ट जो कान होते हैं उनको ही समझ में आएगा, आम आदमी को समझ में नहीं आता फाइन ट्यून क्या होती है। लेकिन वो तो मदन मोहन था। मदन जी के बार बार कहने के बावजूद जब म्यूजिशियन नहीं माना तो मदन जी इतने एजिटेटेड, इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने गुस्से और क्रोध में आके जो स्टूडियो की कांच की जो पैनल बना होता है उसके ऊपर अपना हाथ दे मारा। कांच फूट गया, कांच पूरा हाथ में लग गया, हाथ से खून बहने लगा और मदन जी बहुत जोर से चिल्लाए, अपने काम के साथ बेईमानी करते हो, अपनी रोजी रोटी के साथ दगाबाजी करते हो, मेरा इतना कहने के बावजूद तुम उसको ठीक नहीं कर रहे। मदन मोहन को बिल्कुल होश नहीं था कि उनके हाथ से खून बह रहा है, कांच चुभा हुआ है। पूरे स्टूडियो में भगदड़ मच गई कि कहीं से कोई पट्टी लाओ, कोई गॉज हो को लाओ, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। स्टूडियो में कहां ये सारी की सारी चीजें होंगी। लता जी जब वापस आई तो उन्होंने क्या देखा, मदन मोहन के हाथ से खूब सारा खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। लता जी को कुछ ना सूझा, उन्होंने अपने साड़ी के पल्ले को फाड़ा और उसी साड़ी के पल्ले को पट्टी बंधा के मदन मोहन के हाथ पे बांध दिया। ब्लीडिंग रुक गई। मदन जी का गुस्सा ठंडा हुआ। आप जानते हैं ये बहुत सिंबॉलिक जेस्चर है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, इस देश में अगर कोई लड़की अपना साड़ी का पल्लू फाड़कर किसी मर्द के हाथ पे बांध देती है, मेरे दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है।
मदन मोहन और लता मंगेशकर, दोनों ग्रेट पर्सनालिटी। मदन मोहन ने कहा, ये जो मेरे हाथ पे बांधा है मेरे खून को रोकने के लिए, ये पट्टी नहीं है राखी का। बस वो दिन था जब मदन मोहन लता मंगेशकर के लिए बन गए मदन भैया। अंतिम सांस तक लता मंगेशकर के लिए वो मदन भैया रहे और अभी भी मदन भैया ही हैं उनके लिए। और मैं इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा कि एक बहन लता ने बड़े बड़ों के लिए गाने गाए, हजारों गाने गाए, बेहतरीन गाने गाए, नायाब गाने गाए, भारत रत्न हैं। लेकिन एक बात भी अपनी जगह पर बिल्कुल सच्ची है कि जो गाने लता मंगेशकर ने अपने भाइयों के लिए गाए हैं, चाहे वो बाल हृदयनाथ मंगेशकर हो या बड़ा भाई मदन मोहन हो, ऐसे गाने बहन ने फिर किसी के लिए नहीं गाए। एक बार फिर से गीतों और तरानों की महफिल को, किस्से कहानियों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। अगली कहानी है रविंद्र जैन की कहानी। रविंद्र जैन ने जब बचपन में संगीत सीखना शुरू किया तो उनके पहले गुरु थे मास्टर GL जैन, घमंडी लाल जी जैन। उनसे थोड़ी बहुत तालीम हासिल करने के बाद रविंद्र जैन ने अपने दूसरे गुरु पंडित जनार्दन से तालीम लेना शुरू कर दिया। पंडित जी से जब रविंद्र जैन ने संगीत सीखना शुरू किया तो उस वक्त रविंद्र जैन 5 या 6 बरस के रहे होंगे। इतनी कच्ची उम्र में भी पंडित जी उन्हें बड़ी मेहनत करवाते थे और एक अनोखे तरीके से संगीत का रियाज करवाते थे। पंडित जनार्दन बालक रविंद्र को ऐसे नहीं कहते कि इस सरगम को इतनी बार गाना है। मान लीजिए कोई एक राग है, उसका पलटा है, सरगम है, आरोह है, अवरोह है, वादी है, संवादी है, पकड़ है। वो नंबर ऑफ टाइम कि आप 15 बार ये गा दीजिए, सा गा मा धा नि सा नि धा मा गा मा धा नि सा, ऐसा नहीं। बल्कि वो एक माचिस की डिब्बी ले लिया करते थे और उसमें से माचिस की तीलियां निकाल के ये बच्चे रविंद्र के सामने रख देते। फिर उससे कहते कि इसमें से एक तीली निकालो, फिर एक सरगम गाओ और उस तीली को वापस माचिस की डब्बी में रख दो। जब तक ये सारी तीलियां खत्म नहीं हो जाती तब तक बेटा तुमको ये सरगम गाते रहना है। ये बच्चा रविंद्र जैन भी उस वक्त धुन का पक्का था, तो वो भी बिना तीलियों को गिने और बिना घबराहट के उतनी ही बार सरगम गा जाया करता था जितनी की माचिस की डब्बी में तीलियां होती थी। वक्त की चिंता ना शिष्य को थी और ना ही गुरु को। कभी कभी पंडित जी माचिस की तीलियों की जगह एक कटोरी में चने की दाल ले आया करते थे और बच्चे से कहते, रविंद्र इसमें से एक एक चना निकालना, जितने चने हैं उतनी बार इस राग का पलटा या सरगम तुम्हें गाना है। ये था कड़ी मेहनत, अटल इरादा। इसी संकल्प, कड़ी मेहनत, समर्पण की वजह से एक दिन रविंद्र जैन बन गए। तो जनाब, बारिश का गाना 1973 की फिल्म जैसे को तैसा, अब के सावन में जी डरे। RD बर्मन का म्यूजिक, आनंद बख्शी के गीत, लता और किशोर कुमार, पिक्चराइज्ड ऑन जितेंद्र एंड रीना रॉय, डायरेक्टेड बाय मुरुगन कुमारन। श्रीदेवी कास्टेड एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन दिस फिल्म, 1973 की फिल्म है। कुछ लोग कहते हैं श्रीदेवी ने अपना एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू भी इसी फिल्म से किया था। रीना रॉय के करियर के लिए फिल्म टर्निंग पॉइंट रही। स्टार्ट उन्होंने किया BR इशारा की फिल्म से जो शेल्व हो गई थी, नाम था नई दुनिया नए लोग। फिल्म शेल्व हो गई, बनी नहीं। न्यू कमर डैनी को लिया गया था, लेकिन BR चोपड़ा निराश नहीं हुए। उन्होंने इसी कास्ट को लेकर एक और फिल्म बनाई, नई फिल्म जरूरत। इसमें एक और न्यू कमर को कास्ट किया गया, विजय अरोड़ा को। जरूरत चल पड़ी और उसके बाद रीना रॉय पूरे देश में कहलाने लगी जरूरत गर्ल। 4 सालों तक B ग्रेड की फिल्मों के स्ट्रगल के बाद उन्हें मिली ये फिल्म जैसे को तैसा। भीगते हुए बारिश के इस गाने को देखकर दर्शकों के टेम्परेचर बढ़ गए और रीना रॉय इस फिल्म में काम करने के बाद, इस गीत में एक्ट करने के बाद ऊंचाइयां चढ़ गई। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि अजमेर के रमेश मुंद्रा जी ने एक सवाल पूछा है। वो ये जानना चाहते थे कि शोले में जो रोल अमिताभ बच्चन ने किया, क्या ये रोल अमिताभ बच्चन से पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर किया गया था? रमेश जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। फिल्म शोले में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन रमेश सिप्पी की पहली चॉइस नहीं थे, बल्कि रमेश सिप्पी की फर्स्ट चॉइस थे शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन जहां तक हमें पता चला है उसके हिसाब से शत्रुघ्न सिन्हा
कि इस रोल को ना करने की वजह शायद ये रही होगी कि जब उन्होंने शोले की कहानी सुनी तो उन्हें लगा होगा कि ये तो 2 हीरोज की कहानी है और बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स हैं। और दूसरा ये कि उनका जो कैरेक्टर है जय, वो फिल्म में मर भी जाता है। शायद शत्रु साहब को ऐसा लगा होगा कि इस फिल्म को करने से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा, जिस वजह से उन्होंने ये फिल्म रिफ्यूज़ कर दी। दूसरा, उन दिनों वो ज़्यादातर फिल्मों में नेगेटिव रोल कर रहे थे और वो अपनी इस इमेज को एक स्ट्रांग रोल के ज़रिए चेंज भी कर देना चाहते थे और वो पॉसिबिलिटी शायद उन्हें शोले के जय में नज़र नहीं आई। देयरफॉर ही रिफ्यूज दिस ऑफर। और फिर धर्मेंद्र और सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए रमेश सिप्पी से सिफारिश की और इस तरह से जय का रोल अमिताभ बच्चन को मिल गया। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे अभी अजमेर के रमेश मुंद्रा जी ने पूछा, फिल्मी दुनिया से जुड़ा कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी हीरो के बारे में, हीरोइन के बारे में, किसी टेक्नीशियन के बारे में, आप पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल हमें SMS के ज़रिए भेज सकते हैं। SMS कीजिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र और अपना मैसेज या सवाल लिख के हमें भेज दीजिए 55454 पर। आप खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें या अहमदाबाद रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।